कासिम भाई ने आज अनिल कपूर की देख ली थी नायक फिल्म। कासिम भाई आप लाइव आ गए। तो कासिम भाई शायद नेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले गए। कासिम भाई, एवरीथिंग इज ओके ऑन योर एंड? जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें आप सर, फिर मैं आगे फिर रिकॉर्डिंग करवाता हूँ। सर आप अनम्यूट हुए हुए हैं। मैं कल क्लास पढ़ रहा था आपके साथ। तो उसके बाद ना मैं सोच रहा था कि जावा में होता था दो चीजें। मेथड में जब ऑब्जेक्ट्स पास होते थे तो या तो बाय कॉपी होते थे या बाय कॉपी ऑफ अ रेफरेंस होते थे जावा में। अच्छा, बाय कॉपी का क्या मतलब था? जैसे इंटीजर है, उसकी कॉपी बना के मेथड में चला जाता है, और अगर आप मेथड के अंदर चेंज करें तो ओरिजिनल इंटीजर चेंज नहीं होता। और बाय कॉपी ऑफ अ रेफरेंस ये होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करें तो बाहर भी चेंज हो जाएगा, मेथड के अंदर भी चेंज हो जाएगा। मगर अगर आप उस ऑब्जेक्ट में किसी और ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो ओरिजिनल वाले ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं आएगा। तो फिर मैंने आपको वो एक आर्टिकल भेजा था, उसमें 90% 95% बात तो समझा दी थी। अब बस ये नहीं बताया था कि कॉपी ऑफ अ रेफरेंस होता है। वो बात कर रहे थे कि पास बाय कॉपी या पास बाय रेफरेंस। तो जरा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक सर। अच्छा, सबसे पहले सर जो आपने आर्टिकल भेजा है मैं उसको खोल लेता हूँ। वो ग्रुप पे भी शेयर, यहाँ पे भी शेयर कर दें, और अपने उसमें नोटबुक पे भी। जी सर, मैं इसका कोड ले लूँगा। एक मिनट। अच्छा, वैसे हम आज पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, और इसके साथ देखते हैं एक्सेप्शन वगैरह भी क्या क्या हम कर पाते हैं। तो मैं इसका फोल्डर का नाम बाद में अपडेट कर दूंगा। अच्छा, अब ये हमें बता रहे हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप। तो म्यूटेबल टाइप क्या होती हैं? जो कि चेंज हो सके। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब इसको वही टाइप कास्टिंग के तहत अगर हम कन्वर्ट कर लें, इसकी सिंपल कॉपी हो रही है, और आप जो है ऑब्जेक्ट ए के अंदर चेंजेस कर रहे हो। तो चेंजेस का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ पुरानी वाली में इसके अंदर फॉर ऐड होना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि आपकी दोनों की दोनों जो यानी फाइल्स हैं यानी वेरिएबल्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं। अब ये अपडेट होने की वजह क्या है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने शैलो कॉपी और डीप कॉपी को भी डिस्कस किया था। तो असल में क्या है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपने रेफरेंस कर दिया दूसरे वेरिएबल को। इस वजह से यानी एक बंदे के दो नाम रख दिए, उसका नाम लिस्ट ए भी रखा हुआ है और उसका नाम लिस्ट बी भी रख दिया। तो फिजिकल मेमोरी आपकी एक ही है, लेकिन आपके नाम अलग अलग हैं। तो जब आप एक में भी चेंजेस करेंगे, चाहे ए में करें या बी में करें, तो खुद ब खुद दूसरे वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाती है।
तो सर इसको हम क्या कहते हैं, चेंज बाय यानी पास बाय रेफरेंस, यानी शैलो कॉपी और डीप कॉपी। तो ये शैलो कॉपी वैसे होती है रस वगैरह में, तो यहाँ पे आप इसको क्या कह रहे हैं? नहीं, यहाँ पे ये मामला नहीं है। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये किया है कि आपने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो कोई कॉपी नहीं हुई है। शैलो कॉपी तो ये होती है कि जब आप चीज की कॉपी बनाए और अंदर की चीजों की कॉपी ना बनाए। और डीप कॉपी जब होती है जब आप ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है कंटेनर, उसकी भी कॉपी बनाए और उसके अंदर जो चीजें हैं वो उसकी भी कॉपी बनाए। अच्छा, ओके मगर वो मामला नहीं आई यहाँ की बात। अब पहले तो ये करें कि वो आर्टिकल यहाँ कॉपी कर लें, या कहीं भी जहां भी आप अगली नेक्स्ट क्लास। मैं इसी में कर देता हूँ, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। मार्क डाउन दिस, ये आर्टिकल का लिंक आ गया और अच्छा इसको जी अच्छा देखें पहली क्या चीज को क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है, नीचे आइए जरा सा। वो ये कह रहा है कि या तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो कह रहा है कि कौन कौन से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कौन से इम्यूटेबल होते हैं। जरा सा ऊपर देखिए। वो बिल्कुल कह रहा सर। है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर मॉडिफाइड आफ्टर आर कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन इंक्लूडिंग लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप उसमें डिक्शनरी, सेट्स और लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल है। और फिर वो ये कह रहा है कि इम्यूटेबल कौन से। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड। एग्जाम्पल इंक्लूड्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड टपल्स। ये चेंज नहीं जी हो सर। सकते। अब आप इसको 5 की जगह अगर आगे चल के 6 कर देंगे ना, तो वो पुराना वाला गायब हो जाएगा। आपने पुराना नहीं चेंज किया, ये नया बन गया। बिल्कुल ऐसा है सर। सर वैसे अच्छा एरे और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पास बाय रेफरेंस होते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी लोकेशन जब भी कभी भी किसी फंक्शन के अंदर जाती है तो लोकेशन जाती है। लेकिन पास बाय वैल्यू वो है जैसे नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गई, क्योंकि इसमें एक ही चीज कंटेन कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज करते हो तो उसका एग्जिस्टिंग जो मेमोरी एड्रेस था वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ये ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आपने एक एरे लिया और फिर उसी वेरिएबल को दोबारा से एक पूरा न्यू कंस्ट्रक्टर एरे करके या लिस्ट करके आप उसके अंदर वापसी पास करेंगे ना, तो फिर बिल्कुल नया एड्रेस उसको असाइन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा अब मसला क्या है, अगर आप मेथड में म्यूटेबल या इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट करें तो दोनों अलग तरह से डील होते हैं। हम कल मेथड कर रहे थे ना, तो अगर मेथड में आप इम्यूटेबल चीज पास करेंगे तो वो कॉपी बनाएगा, उसको भेज देगा अंदर। यानी मेथड में, अच्छा लिखें इंट ए इज इक्वल टू 5। मतलब वो मैं असल में टाइपस्क्रिप्ट का कोड बोल दिया। माय नंबर इंट इज इक्वल टू 5। खैर बात एक ही है। अच्छा, अब एक फंक्शन लिखें। उसमें कोई पैरामीटर पास कर रहे हैं। इंटीजर पैरामीटर पास करें। आई थिंक नेट इशू हो गया सर काफी। आसिफ भाई शायद आप हैंग कर गए। हाँ मेरे ख्याल से। जी जी।
सॉरी दोस्तों, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आपके साथ भी वही चल रहा है? जी सर, दोनों की तरफ सेम प्रॉब्लम ही चल रही है, फिर इसका मतलब है। हाँ हाँ। अच्छा सर, तो हमने एक फंक्शन लिखा ABC उसमें से एक इंटीजर पास करें। में एक इंटीजर पास होगा, तो हमने कहा वेरिएबल लाइक b या num1 इंट होगा। अच्छा, ठीक है, इसका रिटर्न इंटीजर अभी वो बाद में देखेंगे। मैं इसको नन कर देता हूँ फिर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, num1 को 6 कर दें फंक्शन में। फिर से चलो। हाजिम भाई क्या फिर हैंग कर गए? ये हैंग हो गए सर। आज कुछ हमारा टेस्ट हो रहा है, ये सॉरी मुझे सर, लग दोबारा। रहा है। हाँ, जी सर। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करें? इसमें आप ये करें कि num1 को 6 लिख दें। ओके, तो हम यहाँ करते हैं num1 इज इक्वल टू 6। और ये प्रिंट करा लें num1। जी सर। और ये इस तरह प्रिंट कराएं कि लिखा हुआ हो कि num1 को प्रिंट किया है आपने, वरना हमें बाद में पता नहीं लगेगा क्या प्रिंट किया है। सही। ओके सर। अच्छा, और नीचे आए, कॉल करें इस फंक्शन को। और और यहाँ पे इसमें हमने पास। ये ए पास कर दें। ठीक है। और फिर अगली लाइन में ए को प्रिंट कराएं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या हो रहा है तो आप तो पागल हो जाएंगे, डीबग ही नहीं कर पाएंगे कभी। अभी समझ ले ब्लॉक स्कोप वाला चक्कर चल रहा है, समझे, अच्छा, हमने नम के साथ लेट लगा दी एक तरीके से, है नहीं भले। आपने ये देखा कि ए जो है जब आपने पास किया तो एबीसी में ए जो है वो कॉपी बनी, 5 की कॉपी बनाई और उसने दे दी। तो अब जब num1 को आपने 6 कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, वो 6 प्रिंट हो गया। मगर ओरिजिनल वाला ए जो है वो 5 ही रहा, उसको कोई छेड़खानी नहीं हुई। मगर अब अगला कोड लिखें, यही चीज करें एक उसके साथ, लिस्ट के साथ। सर जो अभी आपने एग्जाम्पल लिखी थी पहले वाली, वो पास बाय वैल्यू थी। जी, पास बाय कॉपी भी कह सकते हैं, पास बाय वैल्यू भी कह सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। अच्छा, अब आप ना इसके अंदर अपेंड कर दें। ओके सर। अच्छा, ये भी करके देख सकते, ये तो आप उसके अंदर नंबर को चेंज कर रहे हैं ना। जी, हुआ क्या है, जब अपेंड कर आप, देता। हाँ, अच्छा नहीं, अभी ऊपर देखें पहले, आपने ये जो फंक्शन लिखा है ना, इसमें इसकी लिस्ट नहीं दिखाई। अच्छा, जब आपने एबीसी में ए पास किया तो आप ये देखिएगा दोनों जगह एक ही चीज प्रिंट होगी। देखें, करके देखें, जी सर। ये क्या या वजह?
ये वजह है कि उसने बाय रेफरेंस पास किया है, तो रेफरेंस का वही ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल ऑब्जेक्ट था 1 2 3 4 वाला। लिस्ट इम्यूटेबल है तो उसने रेफरेंस पास कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया? दूसरा भी सबको? कासिम भाई जरा सा एक्सप्लेन करें, आप मेरे से अच्छा एक्सप्लेन करते हैं माशाल्लाह। ओके सर, मैं कोशिश ये करता असल हूँ। में बेगम नहीं है ना, तो मुझे एक्सप्लेनेशन देनी नहीं पड़ती किसी को, तो मेरी एक्सप्लेनेशन खराब हो गई है। अल्लाह आपको बेगम को एक्सप्लेनेशन देते देते माशाल्लाह आप बहुत तेज हो गए एक्सप्लेनेशन देने में। देखो भाई, मैरिड लोगों का मजाक तो उड़ाएंगे हम सिंगल लोग। जी सर। अच्छा दोस्तों, हुआ क्या, दो तरीके हैं हमारे पास लाइक किसी भी फंक्शन को वैल्यू पास करने के। तो पहला तरीका हमने देखा कि आप बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू, ये दो तरह से चीजें पास कर सकते हैं। अच्छा, तो बाय वैल्यू का मतलब क्या है कि जब मैं ये वेरिएबल लाइक इंटीजर, जो भी आपकी इम्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि चेंज नहीं हो सकती, उनको जब मैं पास करता हूं तो वो यानी पास होती हैं बाय वैल्यू। अच्छा, पास बाय वैल्यू जब भी इम्यूटेबल डेटा टाइप को हम करते हैं, इम्यूटेबल, तो इम्यूटेबल डेटा टाइप इंटीजर जब मैंने यहाँ पे पास की, इसका मतलब क्या है, वो इसकी कॉपी बना के पास करेगा। अब जब इसकी यहाँ पे कॉपी आई, तो कॉपी का मतलब है कि भाई आपका जो भी डेटा होगा उसमें जो भी चेंजेस होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉपी यानी लोकल वेरिएबल के स्कोप के अंदर परफॉर्म होगा। तो हमने एक इम्यूटेबल डेटा टाइप इंटीजर पास की। जब वो इंटीजर यहाँ पे आया, अगर मैं यहाँ पे देखिए प्रिंट भी करवाऊं, अच्छा, तो जब मैंने यहाँ पे 5 पास किया ना, यहाँ पे 5 आया। 5 आने के बाद आपने उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, क्योंकि वो कॉपी थी, इस वजह से वो कॉपी सिर्फ इसी लोकल यानी जो स्कोप है उसके अंदर चेंज होगा और आपकी उस 6 की वैल्यू अपडेट होगी, वहां पे प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये ओरिजिनल वेरिएबल वैल्यू, अच्छा, तो अब हुआ क्या कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। यहाँ पे आप देखें, इसके साइकिल को अगर हम चलाएं तो आप देखें कि सबसे पहले वेरिएबल ए के अंदर आपने कॉपी बाय यानी आपने वैल्यू पास की है। तो पास बाय वैल्यू जब आपका हुआ तो आपने यहाँ पे दिया था 5, यहाँ पे आया 5, उसने 5 को प्रिंट करवाया। क्योंकि पास बाय वैल्यू हुआ है, इट्स मीन उसका जो भी स्कोप है वहां पे जो भी अपडेशन करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्कोप के अंदर चेंजेस होगी। तो उस स्कोप के अंदर उसकी वैल्यू जो है मैंने 6 कर दी, तो वो 6 भी हो गई। लेकिन जो आपका रियल ऑब्जेक्ट था, रियल वेरिएबल था जो आपने पास किया था, उसकी वैल्यू अभी भी 5 है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। इसी तरह अब दूसरा जो तरीका है जिसके अंदर म्यूटेबल डेटा टाइप हम पास करते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप जो कि चेंज हो सकती है। तो जब चेंज होने वाली टाइप म्यूटेबल डेटा टाइप मैंने पास की, तो सबसे पहले ए के अंदर जो थी वो 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स थे, तो ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आए। लेकिन जब आप यहाँ पे एक और वैल्यू अपडेट करते हो यानी ऐड करते हो, तो 1 एलिमेंट जब आपका ऐड हुआ, क्योंकि ये रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब हमेशा याद रखिएगा, जैसे इस्फहान है, इस्फहान के 2 नाम है, तो रेफरेंस का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट आपका वही है लेकिन उसको आप एज अ रेफरेंस दे देते हो, यानी उसका निक नेम जो है वो रख देते हो। तो वो निक नेम जो है यही ऑब्जेक्ट ए है, उसका निक नेम यहाँ पे फिल वर्क चेंज कर दिया गया num1। तो मैं अगर स्कोप के बाहर इसको बोलूं ए
और इसके स्कोप के अंदर कहूँ num1, दोनों का मतलब ये है मेमोरी है वो इसको टारगेट करेगा। इस वजह से जब पास बाय रेफरेंस आप करते हो, यानी वेरिएबल का निक नेम से आप उसको पास करते हो, ऑब्जेक्ट आपकी फिजिकल वैल्यू जो है वही है, तो इस वजह से जब आप उसमें चेंजेस करते हैं तो आपके दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस होती है, यानी लोकल स्कोप के अंदर भी और स्कोप के बाहर, यानी ग्लोबल जो ऑब्जेक्ट जहां पे पड़ा था उसमें भी चेंजेस हो जाती है। तो यहाँ पे अलग काम होगा। अच्छा, अब एक तीसरा करते हैं, बिल्कुल सर। एक टेस्ट करते हैं। सही है, आप इसको इंपॉर्टेंट कम ना समझे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस वक्त आपको डिबगिंग हो रही होगी ना, आपको पता नहीं लगेगा वेरिएबल की चेंज कहां से हुआ है यार, ये पता नहीं कहां से आ रहा है। अच्छा, आप ये तीसरा यही वाला कॉपी करें, इसको अरे वाला। आप इसमें फर्क सिर्फ एक चीज करें, वो ये फर्क करें कि एबीसी के अंदर आप num1 में नई लिस्ट बना के उसमें 200 प्रिंट कराएं, मतलब प्रिंट करें। नहीं नहीं, ये नहीं, num1 को, num1 को, ओके, इसको पास करना है ना किसी रेफरेंस के अंदर, नहीं 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 वेरिएबल में। num जी बताएं। 1 इज इक्वल टू, ओके, एक खाली लिस्ट दे दें इसको। आप num1 में प्रिंट डला रहे हैं, आप चलाएं। अच्छा, 7,200। देखें आपने ये क्या हुआ है, ये हुआ है पहले जो आप जिसको पास बाय वैल्यू कर रहे हैं ना, असल में इसको क्लियर रखने के लिए अभी आप आर्टिकल पे जाएं, देखें उसमें हेडिंग क्या डाली है, एकदम ऊपर हेडिंग सबसे ऊपर, आर्टिकल का नाम। क्या कह रहा है, पास बाय वैल्यू बाय पास बाय वैल्यू वेस्ट पास बाय रेफरेंस। आपको मजे की बात बताऊं, ये आर्टिकल गलत है। अब आप कहेंगे यार जया भाई तो बहुत ही ज्यादा फ्री हो गए, मैं आपको बताता हूं क्यों मैं कह रहा हूं। उसको अगर सही तरह इनको समझाना था ना, तो जिस तरह हमने समझाया उस तरह समझाना चाहिए था। अभी आपको मैं तीसरा वाला डिस्कशन करते हैं पहले। देखिए हुआ क्या है, एक लिस्ट है, हमने उसको पास किया एबीसी के अंदर। जब एबीसी के अंदर पास किया ना, तो उसने वो जो ए लिस्ट थी ना, एक और जगह बनाई मेमोरी में, जिसका नाम num1 रखा, और ए का रेफरेंस उसमें रख दिया। तो ये क्या हुआ, कॉपी ऑफ रेफरेंस हुआ। पहले कॉपी हो रहा था पास बाय कॉपी, अब क्या हुआ है, पास बाय कॉपी ऑफ रेफरेंस। अब जबकि आपने रेफरेंस चेंज कर दिया, अगर ये num1 जो है ए ही होता ना, तो ए भी चेंज हो जाता, मगर num1 एक नई जगह है जहां आपने ए का रेफरेंस रख दिया है। अब num1 में एक नया ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस रखा हुआ है, और ए में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा हुआ है। तो क्या हुआ, num1 की वैल्यू 7 और 200 हो गई, और पुराने वाले की 1 2 3 4 ही रही। दो ये अलग ऑब्जेक्ट बन गए। अच्छा, अब फिर वापस से शुरू करते हैं। मुझे पता है ये लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग जावा में ना करते ये थे, और अंदाजा करें किताबों में भी कहीं नहीं लिखा हुआ और आर्टिकल भी कोई नहीं है इस पे। हम जावा में यही एग्जाम बनाते थे, लोगों का सत्यानाश हो जाता था, लोगों से समझ में नहीं आता था, जबकि इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा वापस आए पहले वाले एग्जाम्पल पे जहां पे इंटीजर था। देखिए इंटीजर इंट ए इज इक्वल टू 5, पहले मैं समझाऊंगा कासिम भाई, फिर आप समझा के खत्म करेंगे इस टॉपिक को। जी सर।
पहले तो ये बताएं, ये आर्टिकल ये कह रहा है, बहुत सही कह रहा है कि या तो ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होते हैं या इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब है चेंज नहीं हो सकते, और म्यूटेबल का मतलब है चेंज हो सकते हैं। इम्यूटेबल कौन सी चीजें होती हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, और क्या नाम है, टपल, बुलियन। बुलियन भी होगा, सही कह रहे हैं आप। फिर म्यूटेबल क्या होते हैं? लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। और कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बने वो भी म्यूटेबल होता है। अच्छा, अब इन्होंने रूल बताया कि उसका थोड़े नाम में गड़बड़ कर दी, मगर खैर हर एक ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। के अच्छा, अभी हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? इंट का एग्जांपल ले रहे हैं। ये क्या है? इम्यूटेबल है। तो वो ये कह रहा है इम्यूटेबल में आप करेंगे, पास करेंगे कॉपी। इंट ए की कॉपी बनाएंगे और किस में रख देंगे? num1 में। अच्छा, num1 में, और ए का एड्रेस अलग होगा। अच्छा, अब आपने जब चेंज कर दिया num1 को तो वो चेंज हो गया, वो 6 हो गया, और ओरिजिनल चीज पे कोई असर नहीं पड़ा। इसको प्रूफ भी कर देते ना। यहाँ पे अगर हम आईडी का फंक्शन तो ये लगाएं, ना करें, मैं गलत साबित हो सकता हूँ इसमें। अल्लाह, मजाक कर रहा हूँ, करें। गलत साबित होना तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जब भी आप गलत साबित होते हैं ना, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन पे हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं जावा के रूल पाइथन पे लगा रहा हूं तो गलत हो सकता हूं। सही कह रहे हैं आप। तो क्या हुआ? हमने ये असल में 6 वाले में नहीं लगाई ना। एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत कॉल किया ना, num1 कॉल करना था। यहाँ पे तो नया रेफरेंस होगा। हम्म, अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे चेंज किया है ना, हाँ, चेंज वाले को भी हम देख लेते हैं। अब ये नंबर 1 का अब मैंने क्या एड्रेस रखा हुआ ये लगाएं दोबारा इसमें, यहाँ पे। यहाँ पे चेंज हुआ है जब उसके अंदर अपडेशन करी। अच्छा, अब पहले गेस करते हैं कासिम भाई, जी सर। चलने से पहले, ताकि लोगों को जरा एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं ना, वरना बोरियत होती है ना बड़ी क्लास पढ़ने में। बिल्कुल। क्या होना चाहिए? num1 के एड्रेसेस देखें क्या होगा। num1 जब आया था ना, तो उसका जो 5 का एड्रेस था, इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। वो हम बाद में जाके सीखेंगे ऑब्जेक्ट होता क्या है, मगर इन पाइथन आप ये समझिए कि जो एड्रेस है ना, वो एवरीथिंग, हर चीज का एड्रेस होता है, आईडी होती है, हर चीज की आईडी होती है, इस तरह समझे अभी। तो इंट 5 जब आपने इक्वल टू 5 किया, तो ए के अंदर 5 का बना के, जो कि एक इम्यूटेबल चीज थी, ए में रख दी उसको। सही कहा मैंने कासिम? जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब क्या किया, जब मैंने एबीसी को कॉल किया तो मैंने क्या किया, एबीसी के अंदर ए num1 एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें वही एड्रेस रख दिया। तो num1 वैल्यू बिफोर num1 एड्रेस शुड बी द सेम एज ए। क्या ये सही है? यस सर। क्योंकि दोनों का 30, अभी आखिरी 2 देख लेते हैं, दोनों का 32 है, मगर आपने जो 6 का एड्रेस दिया है, वैल्यू बिफोर 5 एड्रेस इज इक्वल टू, क्या हुआ, नंबर वैल्यू बिफोर, असल में हमने 7 वो नहीं लिखा टेक्स्ट, ये लिखिए यहाँ num1 पे, वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ फंक्शन, ओके। ताकि देख के एकदम समझ में आ जाए, वरना लोगों को समझ में नहीं आएगा।
और दूसरे में एंड ऑफ फंक्शन लिखें। और आखिरी में लिखें एंड ऑफ प्रोग्राम। नहीं, ये वाला नहीं, ये नीचे नीचे। ओके सर, यहाँ पे। हम्म। और एक और फंक्शन मेथड लिखें, ये प्रिंट का इंट एज, जहां पे ए इंट इज इक्वल टू 5 है ना, उसके बाद लिखें। हाँ, यहाँ तो 5 ही होगा, मगर आईडी लिख दें इसका। यस सर। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या बनता है। 32 आया। स्टार्ट ऑफ फंक्शन उसने क्या किया, क्योंकि रेफरेंस है ना उस इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का, तो उसने वही एड्रेस 32 एक नई जगह डाल के दे दिया, या वही जगह रखी। ये अच्छा सवाल है। अब क्या हुआ, सवाल ये आप समझ रहे हैं ना कासिम भाई? जी सर। इम्यूटेबल के अंदर उसने num1 में नई जगह बनाई है या पुरानी जगह रहने दी है? एक को सिर्फ रीनेम करके दे दिया है, ये नहीं पता ना मैं, क्योंकि इतनी बारीकी से डॉक्यूमेंटेशन को बताती नहीं है, तो ये करके ही देखना पड़ेगा, जो हमने किया है अभी। आपने कहा a int इज इक्वल टू 5। अब इसका एड्रेस क्या है, अभी हम समझने के लिए समझ लेते हैं। इसका 32 एड्रेस है। यस। आखिरी दो रख लेते हैं ना। अच्छा, 32 बिल्कुल सर। एड्रेस है। फिर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में एड्रेस तो 32 ही है, मगर अब आपने क्या किया, उसमें num1 की वैल्यू चेंज कर दी, 6 कर दी। तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसका एड्रेस 64 है, और उसने num1 में रख दिया। अब एंड एट द प्रोग्राम में देखते हैं कि ए का क्या एड्रेस आ रहा है। ओरिजिनल 32 ही है, तो वो चेंज नहीं हुआ 32, वो 5 ही है वैल्यू। जी सर। और 6 की वैल्यू एक नए ऑब्जेक्ट में रख के उसमें कॉपी बना के, तो कभी भी बाहर वाला जो ए है ना, उसको कोई टच नहीं कर सकता, वो चेंज रहेगा, आप कुछ भी करते रहे, क्योंकि वो तो इम्यूटेबल है। अच्छा, इसी की सर एक और देखें, मैं ए वेरिएबल एक बनाते हैं x इंट इज इक्वल टू 7, फिर मैं कहता हूं इसको यहीं पे b इज इक्वल टू x। अच्छा, हाँ। अब इन दोनों के अगर मैं वेरिएबल की आईडी देखूं सर। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, पहले आईडी देखने से पहले जी सर। आप जब कहेंगे ना b इज इक्वल टू x, तो वो क्या होगा, क्योंकि पाइथन में हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो जब आपने कहा x इज इक्वल टू 7 है ना, तो x का एड्रेस आया, आईडी निकालें। x और b में ना दोनों में एक ही एड्रेस होगा इन बिल्कुल थ्योरी। सही है। बिल्कुल 100%। सर इसको आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली होता ही है, जब भी हम 7 या कोई स्ट्रिंग दो कोटेशन में रखते हैं ना, तो पाइथन बिहाइंड द सीन, जैसे आप टाइप कास्टिंग करते हैं ना, जैसे INT इंड लिख के 7 डालते हैं, अगर आप x को INT के अंदर डाल देंगे ना, तो फिर आपको नया एड्रेस मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग को वेरिएबल पैरामीटर में वैल्यू रिसीव होती है और हम उसको इक्वल कर देते हैं किसी वैल्यू के, मिसाल के तौर पर 7 कर देते हैं किसी फंक्शन के अंदर,
तो होता वहां पे ये है कि पाइथन क्या करती है, फिर उस 7 को डायरेक्ट एज इट इज नहीं डालती, वो एक इंट का फंक्शन के अंदर उस 7 को डालेगी, जिसकी वजह से हमें नया मेमोरी एड्रेस मिलता है। नहीं देखें, नहीं वो असली बात ये समझें, ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना, 7 और 7 जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं किया है आपने, एक्स का रेफरेंस उठा के बी में रख दिया, चलाएं इसको, लेकिन दोनों 96 है ना, कुछ भी नहीं हुआ है, वो रेफरेंस उठा के उसने रख दिया एक्स में। ये सारे इम्यूटेबल है ना, इंट, मगर अगर यही सर जो आपने 200 दिया है ना, तो बिहाइंड द सीन वो यही करेगा, जो इसकी वजह है ना, जो एड्रेस चेंज हो जाता है या नया ऑब्जेक्ट बनता है, वो 200 के लिए एक वापसी, मिसाल के तौर पे जो भी आपने b इक्वल टू एक्स करा ना, अगर आप x को int के फंक्शन के अंदर आप x देते ना, तो फिर वो तो आपको, कास्टिंग होती है ना, इंट के हाँ, फंक्शन में कास्टिंग नहीं होती है ना। टाइप कास्टिंग नहीं होती, बिहाइंड द सीन ये जावास्क्रिप्ट वाले सेम कॉन्सेप्ट है। अगर जब भी आप वैल्यू किसी को असाइन करते हैं ना, तो ये मिसाल के तौर पे अब ये 7 ले गए, 7 एज इट इज नहीं जाता, वो क्या करेगा, पहले जो एक मतलब वो होते हैं ना हमारे पास क्लासेस हैं, इंट की, टपल की, लिस्ट के हाँ फंक्शंस जो हाँ। बने हुए, या तो वो उसको अंदर डालेगा, वो उसके अंदर अब डालता क्या है, जो कह रहे हैं ना, जरा सा उसका नया करवाइए ऑब्जेक्ट कासिम भाई से, बनता तो है। मैं हेलो फिर समझूंगा आप क्या कह रहे हैं। सही है, मैं ये कह रहा हूँ सर, बी इक्वल को ना टाइप कास्ट कर दें, जो एक्स को ना उसको अदर टाइप कास्ट कर दें, इंट लिख के उसके अंदर एक्स पास कर दें। असल में देखो एक चीज याद रखना, जब भी कोई भी फंक्शनैलिटी या कोई भी चेंजेस अप्लाई होगी ना, तो इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पे जब आपने रेफरेंस दिया है ना, जब सेम वैल्यू एक ही वेरिएबल की होती है, तो वो खुद ब खुद क्या करता है, एक एड्रेस देता है। ठीक है, अगर देखो मैं इसको इस तरह भी करता है ना, b इज इक्वल टू 7, जब भी उनका एड्रेस सेम होगा। अच्छा मैं पहले वाली एग्जाम्पल ऐसे रहने दे रहा हूँ, और इसी की मैं कॉपी करता हूं। अच्छा अब देखें, अगर मैं इसको b इज इक्वल टू 7 करूं ना, जब भी दोनों का जो एड्रेस है ना वो सेम होगा, देखें। अच्छा अब दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं ना कि एंड का फंक्शन अप्लाई करके, तो इसका मतलब वहां पे आ रही है चेंजेस, कि इसके ऊपर एक जहाँ फंक्शन पे हम अप्लाई हुआ न्यू है क्लास उस इनिशियलाइज सूरत। कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, जब आप इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब है आपने उसके ऊपर चेंजेस कर दी। तो जब चेंजेस करते हैं, इसका मतलब है जब भी आप रेफरेंस लेने के बाद किसी भी वैल्यू पे चेंज करेंगे, देन क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। नहीं बना, नहीं, तुम्हारे कहने के मुताबिक नहीं हुआ, पाइथन में कोई चेंज नहीं हुआ। इंटीजर डेटा टाइप नहीं चल रहा भाई यार। इंटीजर ही है, तो इसको मैं 10 दफा इंटीजर को इंटीजर ही सही है, फिर वो जावास्क्रिप्ट में चलता है शायद। अच्छा, वो कंसीडर। हो ये रहा है ठीक कि है, ना वो वो, मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली इसकी है। हाँ ये असल में ऑब्जेक्ट जब 7 का बनाता है ना, तो उसको रीयूज कर लेता है, ये ऑप्टिमाइजेशन है पाइथन की, वरना तो हर दफा 7 का नया बिल्कुल ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो वो बड़ा तेज है। अगर एक ही प्रोग्राम में 7 जगह जगह लिखा हुआ है ना, तो वो सबका एक ऑब्जेक्ट बना के सबको एक ही रेफरेंस दे देता है। और क्योंकि कोई मसला नहीं है, क्योंकि इम्यूटेबल है ना, तो अगर किसी की चेंज करेगा कोई, तो वो नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। 7 तो चेंज हो ही नहीं सकता, एक दफा 7 ऑब्जेक्ट बन गया, वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, ये बिल्कुल जल्दी से ऐसे ही। रिवाइज कराएं तो फिर हम सवाल लेते हैं और आगे चलते हैं। ठीक सर। अच्छा ये हो गया, और फिर दूसरा सर ये आपका लिस्ट वाला था। लिस्ट वाले में क्या हो रहा था, वो भी देखें, जावा में और यहाँ पे एक फर्क है, जावा में प्रिमिटिव टाइप्स होती थी और ऑब्जेक्ट्स होते थे, पाइथन में सब कुछ प्रिमिटिव टाइप है, सॉरी, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा आप इम्यूटेबल में आपको कोई फिक्र नहीं पड़ी है, इम्यूटेबल तो आपको पता है चेंज हो ही नहीं सकता, तो आपने रेफरेंस उठा के डाल दिया। और म्यूटेबल के अंदर
आपने रेफरेंस डाला और एक अलग जगह दे दी ताकि हमने नया ऑब्जेक्ट बना दिया, तो उसको कुछ चेंज नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल वाले को चेंज नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको चेंज कर देंगे पुराने ऑब्जेक्ट को ही, तो वो चेंज हो जाएगा। बस इतना सा रूल है। बिल्कुल सर। तो रिवाइज कराएं और फिर सवाल कर लेते हैं। ओके, अच्छा दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि भाई पाइथन की मेमोरी एफिशिएंसी मैनेजमेंट की वजह से जब आप एक वेरिएबल बनाते हैं उसको लाइक आप इम्यूटेबल वाला, एक यानी 7 इम्यूटेबल, इम्यूटेबल वाला। और दूसरे को भी आप उसको 7 देते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है दोस्तों कि दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट बैकएंड के ऊपर स्टोर करवाता है, उन दोनों के अलग अलग नाम होते हैं कॉलिंग के लिए, लेकिन बैकएंड पे उन दोनों का जो एड्रेस होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल में आप चेंजेस करें, वेरिएबल बी में चेंजेस की, तो जैसे ही आप कोई चेंजेस करेंगे, उसे अपडेट करेंगे, तो वो बी वेरिएबल को एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, इट्स मीन उसे एक नई आईडी दे देगा। और अब जो भी चेंजेस होगी वो उस नई आईडी या उस पर्टिकुलर मेमोरी के ऊपर जाके चेंजेस अप्लाई होंगी, तो आपका पुराना वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, और जो आपने चेंज किया उसकी वजह से नया वेरिएबल बना और उसके अंदर जो भी चेंजेस होगी वो नई कंसीडर की जाएगी। तो यही सेम वाला जो काम हुआ था आपके इस फंक्शन के अंदर हुआ था कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को जब अंदर उसके दूसरे नाम से कॉल किया तो उनका सेम एड्रेस था, लेकिन उसके अंदर जैसे ही चेंजेस की तो उसका एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखें 32 एड्रेस था, फंक्शन जैसे चला तो 32 एड्रेस ही रहा, चेंजेस जैसे करी तो उसका एड्रेस 64 हो गया, और उसके बाद जो रियल वाला ऑब्जेक्ट था फर्स्ट टाइम वाला उसकी वैल्यू एज इट इज रही, ठीक है। तो हम इसको यहाँ कहते हैं पास बाय वैल्यू, जब म्यूटेबल डेटा टाइप यहाँ पे पास की जाती है। अच्छा, इसी तरह जो लिस्ट वाले के ऊपर कहानी है उसको भी हम देखते हैं। एज अ रेफरेंस जब पास होता है, एज अ रेफरेंस का मतलब है कि भाई दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा, यानी num1 का एड्रेस और a का एड्रेस दोनों जगह सेम है, लेकिन जब आप इसके अंदर चेंजेस करते हो, क्योंकि वो म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, इस वजह से 200 दोनों के अंदर आ जाता है, और इम्यूटेबल चेंज नहीं होता, इस वजह से उसका नया वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये म्यूटेबल था, इस वजह से जब आपने उसके नाम के साथ चेंजेस की, दोनों का, इसका भी एड्रेस और इसका भी एड्रेस सेम होगा, 100% चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं सिंपल से भी एड्रेस प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, आपने कहा वही वाला मैसेज अगर मैं डिस्प्ले यहाँ पे करवा दूं और ऑपरेशन सिर्फ चेंज कर दूं, तो यही वाली जो सेम लॉजिक थी जो हमने ऊपर प्रिंट करवाई है, इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूं, लिस्ट वाला ये रहा, और अच्छा इसके अंदर से देखो दोस्तों होगा ये कि दोनों का एड्रेस सेम रहना है। यहाँ पे भी मैं 10 जगह एड्रेस प्रिंट करवाऊंगा, सब जगह एड्रेस सेम ही आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने कहा आईडी ए, जब भी वही रहेगा, फंक्शन के अंदर फर्स्ट टाइम पास किया, नाम चेंज करके एड्रेस वही रहेगा, उसके अंदर चेंजेस की, चेंजेस करने के बाद भी उसका जो एड्रेस है ना वो सेम ही रहेगा। अच्छा, सेम क्यों रहा, क्योंकि ये म्यूटेबल है, इसके अंदर चेंजेस अलाउ है, इस वजह से ये सारी जगह एड्रेस जो है वो सेम ही रहेगा, यहाँ भी एड्रेस, यहाँ भी एड्रेस। तो आप कहीं पे भी कॉल करेंगे, क्योंकि आपका म्यूटेबल था, इस वजह से चेंजेस अलाउ है फंक्शन के अंदर। अगर ये इम्यूटेबल होता और आप चेंजेस करते, उसकी वजह से वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता। तो यहाँ पे इस वजह से आप इसको देख सकते हैं कि आईडी फंक्शन चला, जब भी उसकी आईडी, उसके बाद आपने चेंजेस करी, आफ्टर चेंजेस तो भी आईडी सेम रही, उसकी वजह मेमोरी एफिशिएंसी, नाम आप उसके 10 चेंज कर दें, लेकिन जब आप उसके ऊपर चेंजेस करते हैं तो चेंजेस अलाउ है। चेंजेस का मतलब है दोस्तों कि जो इसकी वैल्यू है, ओके, उसमें कोई चीज अपडेट कर देना या उसमें कोई चीज ऐड कर देना या सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट कर देना। नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पे आप इम्यूटेबल डेटा टाइप जो कि अलाउ भी है ना दोस्तों, जब यहाँ पे आया है ना, आपने किया री असाइन लिस्ट वेरिएबल, तो जब ये रीअसाइन हुआ है ना, इस वजह से इसने क्या किया है, क्रिएट
न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसमें चेंजेस अलाउ होती है ना, लाइक इसको आप पहले इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दें, आखिरी इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दें, कोई नई वैल्यू ऐड कर दें। ठीक है, तो अगर आप बाय रेफरेंस करते हैं तो चेंजेस सबका एड्रेस सेम रहता, लेकिन जब आप इस लाइन के ऊपर आए, इक्वल टू लगाया इस ऑब्जेक्ट के साथ, तो जब आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ आपने एक इक्वल टू लगाया, इसका मतलब है आपने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके नाम को उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, उसके एड्रेस को उसने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। इस वजह से जो 200 और आपका 7 आ रहा है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, जबकि बाहर वाला जो ए है वो वैसे ही रहा। तो ये चीज समझ आई दोस्तों। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस्फहान रैंडमली किसी को देखें। फरहान जी सर, ये ठीक दिया। है, फरहान आप पूछें। अस्सलाम सर। वालेकुम सर एक अस्सलाम। चीज तो ये क्लियर हो गई मुझे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि एड्रेस जो भी आईडी चेंज होगी वो डिपेंडेंट है वैल्यू पे। जो वैल्यू असाइन हो रही है अगर वो डिफरेंट असाइन हो रही है तो एड्रेस भी डिफरेंट क्रिएट हो जाएंगे। अगर वैल्यू जो असाइन हो रही है वो सेम असाइन हो रही है तो एड्रेस भी सेम रहेंगे। अब फरहान अब ये उसमें बात है जब जो इम्यूटेबल है। जी जी सर, जो हम्म। इम्यूटेबल है और म्यूटेबल के केस में तो एड्रेसेस सेम ही रहेंगे, और आप वहाँ पे जो आपने डिक्लेयर करे हैं वेरिएबल्स और उनकी वैल्यू वो आप चेंज भी कर सकते हैं और एड्रेस भी सेम रहेंगे। लेकिन सर इस वाले केस में एक चीज और चेक कर सकते हैं आप कि अगर आपने ये नम1 को असाइन तो करा, रीअसाइन रीअसाइन करने के बाद एड्रेस चेंज हुआ होगा इसका, आपने लिस्ट में 7 की वैल्यू पुट कर दी। लेकिन सर आप इसको रीअसाइन करें सेम वैल्यू से 1 2 3 4 से, तो फिर इसका मतलब है एड्रेस सेम रहेगा। अच्छा, ये हम जुगाड़ करके देख लेते हैं। आपने कहा रीअसाइन हम करते हैं 1 2 3 4। जी सर, ठीक है, सेम वैल्यू। नहीं, रीअसाइन से चाहे वैल्यू आपने चेंज कर दी, क्योंकि वो लिस्ट है ना, तो लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से उसने उसको एड्रेस चेंज नहीं किया, सर यानी एक नया बनाया। इसका मतलब सर इम्यूटेबल में भी जब भी रीअसाइनमेंट होगी तो भी एड्रेसेस चेंज होंगे क्योंकि नए ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। हाँ, यानी इसका मतलब है आप इसको इस तरह करें, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, लिस्ट, इंटीजर, और आपने सेम वैल्यू ही डाली 1 2 3 4। तो म्यूटेबल डेटा टाइप के ऊपर, यानी म्यूटेबल डेटा टाइप के ऊपर जो होती है सेम एड्रेस आते थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एड्रेस इस देखूं, सिर्फ चेक करते हैं दोनों के एड्रेस देख। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस की बेस पे सेम आ रही है। सर वो आपने नीचे ए दोनों में लिख दिया, बी लिखे एक में। नहीं वहीं पे आपने आईडी दोनों की एक ही सेम लिखी थी। होगा, आईडी सेम होगी। बिल्कुल नहीं होगी ना। ठीक है, तो चेंज होगी क्या तो इसमें सर वैल्यू? आपका जो रूल था, पूरा एरी ना आपका है ना। सर जो आपने सर जो एक रूल दिया था कि एक ही बंदे के 3 4 नाम होते हैं, वो रूल म्यूटेबल में एप्लीकेबल है, हाँ ठीक है, इम्यूटेबल में म्यूटेबल, एप्लीकेबल नहीं है। इम्यूटेबल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल। ठीक है, इम्यूटेबल में अगर आप नया वो करेंगे तो फिर नया इंडेक्स भी बन जाएगा, लेकिन म्यूटेबल के केस में अगर सेम सेम है वैल्यू और डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं आप म्यूटेबल, तो वो इंडेक्स सेम रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारी ठीक है, लर्निंग है। थैंक यू सर। अच्छा जी, अब सर कुछ और है इसमें? नहीं मेरे ख्याल से हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्योंकि 1 घंटा बचा है, उसके हिसाब से हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक फिर हम कर लेते हैं एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हमने 3 तरह की देखी थी कि रन टाइम या डेवलपमेंट टाइम, जब आप लॉजिकल कर रहे होते हैं, सिंटैक्स एरर आता है या कोई भी आपकी इंडेंटेशन एरर आता है, तो आपकी इंटेलिजेंस जो है वो आपको बता देती है। टाइप कास्टिंग वाला भी जब मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई भी ऐसी मैं रूल वगैरह ब्रेक करूँ,
तो वो फौरन मुझे बता देता है कि भाई आप इसके अंदर टैक्स वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट टाइम एरर्स। एप्लीकेशन जो हम डेवलप कर रहे हैं हम उसको फौरन देखते हैं, उसको उसी वक्त इंटेलिजेंस की मदद से देख के उसको सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा एरर आपके पास होता है लॉजिकल एरर, और लॉजिकल एरर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करके ही चेक किया जाता है, तो उसके लिए टेस्टिंग या टेस्ट केस लिखे जाते हैं लॉजिकल। यानी लॉजिकल एरर का मतलब क्या है कि भाई आपने एक सिस्टम बनाया है, इन दोनों लिस्ट को आपस में जोड़ना है, तो ए बी, तो जब भी मैं इसको चलाऊंगा, आ जाते हैं यहाँ पे, जब भी मैं इसको चलाऊंगा दोस्तों क्या हुआ है, प्रिंट डायरेक्टली प्रोसेस, हमने इसको किया प्रिंट कंट्रोल एस। अच्छा, लिस्ट के ऊपर ना आपका प्लस ऑपरेटर काम करता है या नहीं करता, लेट्स सी। तो हम इसको चलाते हैं रन, क्या हुआ, नंपाई में चलता है। नंपाई में चलता है। लिस्ट एक्सटेंड नहीं हो, अच्छा स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट एक्सटेंड हो जाती है वैसे, एक मिनट रुक जा, str होती तो है, मुझे याद तो आ रही है, a कॉमा b, ठीक है, इसी तरह c कॉमा d। जब मैं इसको चलाता हूँ नहीं, नंपाई में होती है, सही। अच्छा, तो आपने देखा a और b को जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो वो एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पे बता भी रहा है, ठीक है, चले नहीं होगी। अब क्या हुआ, हम करना क्या चाह रहे थे, हाँ, तो ये जो भी आपके एरर्स है ना, किसी को भाई 2+5 हमने लॉजिकल सोचा हुआ 2+5 होता है, ठीक है, 2+5। अच्छा, अब मुझे पता है 2+5 जो होता है वो 7 के बराबर होता है। अब यूजर ने कोड चलाया, सही है, क्या हो गया इसमें, हर चीज में एरर क्यों आ रहा है, एक्सेप्ट, ओके। अब मैं जरा पहले वाले को चला के देखता हूँ, a+b चलना चाहिए था इसको, हाँ चलता है ना, मैं यही तो कहूँ, मैंने चलाया हुआ। लिस्ट दोनों क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है। अच्छा, तो प्लस के सैंबल से ये दोनों क्या होती है, ज्वाइन होती है। अब किसी बंदे ने पता है क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन तो खैर यहाँ पे नहीं है, हमें ये चीज पता है कि भाई फंक्शन ये था लॉजिक कि आपने 5+2, ठीक है, वो होता है 7, सिस्टम बिजनेस लॉजिक ये थी। लेकिन एक बंदे ने, प्रोग्रामर ने जाके चेंजेस कर दी, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया, उसने सोचा मैंने प्लस का साइन ही लगाया। जब मैं अपने कोड को प्रोडक्शन में चलाता हूं तो वहां पे आंसर आता है -2। तो मैं के, अच्छा लॉजिक बिजनेस यूआई आप बनाई हुई 5+7, तो 5+7 जो 12 होता है। आप बोलते हैं आपने कैलकुलेटर गलत बनाया, तो कैलकुलेटर जो गलत बनाया है वो इस सिंबल की वजह से आपने गलत बनाया, और ये टेस्ट करने के बाद, कोड चलाने के बाद मुझे पता चला कि ये एरर है। तो आप इसको टेस्ट से ही चेक कर सकते हो और फिर जाके उसको अपडेट कर सकते हो। तो टेस्टिंग टाइम से हम इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो एरर है ना, वो आपका होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है, ऐसा एरर जो कि प्रोग्राम चले और उस वक्त आए, ठीक है, यूजर कोई इनपुट देता है उस वक्त कोई एरर आए, तो अब वो एरर क्या हो सकता है, जरा हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैं एक सिस्टम बनाता हूं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं रन टाइम एरर। अच्छा, रन टाइम एरर में हमने क्या किया, कुछ एरर पहले मैं जनरेट करवाऊंगा, फिर उनके सॉल्यूशंस वगैरह क्या होंगे, किस तरह हैंडल कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपल, कि भाई यूजर से इनपुट आप एक लेते हैं इंटीजर, और उसके बाद इनपुट ले सकते हैं या सीधा चलें, इनपुट से आपने कन्वर्ट, इंट से कन्वर्ट भी कर दिया, और इसके बाद कन्वर्ट नहीं आपने करे ना, नहीं, वो तो फिर कॉन्केटिनेशन हो जाएगा ना, रन टाइम नहीं वो नहीं, कैसे आपने नंबर लिया उसको मल्टीप्लाई करा देगा हाँ सही है, सही कह रहा है, हो मल्टीप्लाई भी करवा जाएगा। दो, यहाँ पे डिवाइड रिपीटेशन। कराएगा, बल्कि बल्कि डिवाइड कराएगा फिर नहीं होगा। अच्छा, तो हमने कहा एंटर नंबर 1 \t ताकि थोड़ा सा टैब आ जाए। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल बी, इसको भी आपने कन्वर्ट किया, और इसको आपने कहा एंटर
नंबर 2 बैकस्लैश टी। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया हुआ है, जब भी आप ए में जो वैल्यू डालेंगे वो डिवाइड हो जाएगी बी के साथ, सिंपल सा फंक्शन। अच्छा, इस कोड को मैं चलाता हूँ। यहाँ पे आपने डाला लाइक 10 डिवाइडेड बाय 2, सबको पता आंसर आएगा 5। लेकिन अगर इस कोड को हम चलाएं और कोई बंदा 7 यहाँ पे बोलता है यार पता नहीं क्या है, वैल्यू 0 डाल दी, एरर जनरेट हुआ। ये जो एरर जनरेट हुआ है इसको हम कहते हैं जीरो डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन एरर है तो पहला एरर, अच्छा ये देखिए पर्टिकुलर क्लास है हमारे पास एरर की, उस एरर की टाइप के जरिए हम एरर खुद भी अपने बना सकते हैं, अपने एरर्स भी हम जनरेट करवा सकते हैं। तो वो भी आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे एरर जनरेट करवाया। अच्छा, अब ये गलती किसकी है? ये गलती यूजर की है, हमारे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं। वो डायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू पास करता है सेकंड वाली, वो मैथ्स के रूल के मुताबिक जब आप वैल्यू 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्हें एक लिस्ट है मेरे पास नेम्स, यहाँ पे आपने नाम डाल दिए। अच्छा, अब एक और एरर क्या आ सकता है? आप यहाँ पे आके कहते हैं नेम्स में जाओ और इंडेक्स नंबर 20 निकालो। आपने एक सिस्टम अगर बनाया हुआ होता, फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर पास इंडेक्स, ठीक है, IND एक वेरिएबल है, इंटीजर इसकी टाइप होगी, रन टाइम से मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है, इनपुट से पहले इंट में कन्वर्ट किया। तो आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के अंदर हमने कहा इंटर इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब गलती क्या है दोस्तों? हमारी गलती नहीं है, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ INDX, जो भी वेरिएबल का नाम रखा है। अब मैं इस कोड को अगर चलाऊं तो कोई भी बंदा 0 इंडेक्स डालेगा, सर्जिया की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी बंदा -1 डालेगा, लाइक मेरा नाम आ जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा यानी रन टाइम पे जो प्रोग्रामर, जो यूजर हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, वो इंडेक्स नंबर डालते हैं 100 पे, क्या चेक करते हैं, आउट ऑफ 100। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, इंडेक्स एरर। तो जीरो डिवीजन एरर हमारे पास होता है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स एरर। अच्छा, ये गलती यूजर की है कि ये जो वैल्यू पास कर रहा है वो यूजर पास कर रहा है। अब हमारे पास एक बंदा आता है, ठीक है, टपल डेटा टाइप है, टपल डेटा टाइप के अंदर इंटीजर 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 तीन इंटीजर आते हैं। चलें, आपने कहा 1, 2, 3। अब कोई बंदा आके कहता है डेटा में जाओ 0 इंडेक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन उस वैल्यू को अपडेट कर दो 2000 से। तो जब मैं इसको चलाऊंगा, ये गलती कर रहा है, हमने यानी एक वैल्यू अपडेट करने का सिस्टम बनाया हुआ है, कोई भी बनाया हुआ है, तो उसने चेंजेस जाके टपल में चेंजेस करने की कोशिश की तो वो तो अलाउ नहीं, टाइप एरर आ गया। अच्छा, इसी तरह कोई बंदा स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को जोड़ने की कोशिश करता है, तो आपकी दोनों तरफ सेम ऑपरेटर होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या आ गया, टाइप एरर आ गया। अच्छा, अब क्या हो सकता है, कोई डिक्शनरी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, डेटा डिक str, यहाँ पे कोई बंदा वैल्यू डालता है नेम मोहम्मद कासिम। अच्छा, ये एरर दिखाने जरूरत है, इनके सॉल्यूशन बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरह एजुकेशन MSDS। अच्छा दोस्तों, अब क्या किया, कोई बंदा यहाँ पे आके कहता है डेटा, और डेटा के बाद में कहता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, मैं कहता हूँ यार फादर नेम मुझे निकाल दे, ठीक है, तो फादर नेम तो इसमें है ही नहीं। अब सिस्टम हमने बनाया हुआ था, वो वहां से वो वैल्यू पास करता है, लेकिन जब यहाँ पे आती है वो वैल्यू उसको नहीं मिलती, एरर जनरेट। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यूबीएल की जो एप्लीकेशन चल रही है, 1 मिनट के अंदर कम से कम आपकी 22 ट्रांजेक्शन होती है। अच्छा, 22 ट्रांजेक्शन हो रही हैं,
कैलकुलेटर खोल लेते। 1 मिनट में आपकी होती है 22 ट्रांजेक्शन। 22 ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन पे अगर बैंक 18 रुपए कमा रहा है तो 1 मिनट की इनकम है 396। अच्छा, 1 घंटे की इनकम, ठीक है, और 1 दिन की इनकम, ठीक है, तो 5,70,000 यूबीएल सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग से सिस्टम बना के पैसे कमा रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या कि 1 घंटे अगर मेरा सिस्टम बंद हो जाए 23,000 का यानी बैंक को नुकसान होता है। ये मैंने कम ट्रांजैक्शन बताई है अभी, यानी इससे कई गुना ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होगी। 1 मिनट के अंदर 20 नहीं, लाइक कम से कम 90 और इस तरह 70-80 आपकी ट्रांजैक्शन चल रही होती है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से देखें कि 1 मिनट भी अगर सिस्टम बंद होता है तो बिजनेस को इतना नुकसान होता है। तो अगर यूजर की गलती, जो हमारे यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने एप्लीकेशन में कोई ऐसी वैल्यू डाली जिसकी वजह से हमारा सर्वर क्रैश कर जाए, तो सर्वर क्रैश होने से बैंक को, बिजनेस को नुकसान हो सकता है। ठीक है, यानी एक दिन में आपको कम बेश कितने 5 लाख आप अर्निंग कर रहे हैं, जो कि बहुत कम बता रहा हूँ। ठीक है, इससे कई गुना ज्यादा है। तो 22 ट्रांजेक्शन नहीं, आपकी मैं कहता हूँ 1 मिनट में 70 ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो एक के ऊपर आप कम से कम 18 रुपए कमाते थे बिफोर कोविड, जब मैं वहां पे था। तो आप 1 मिनट में इतने कमा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, 1 घंटे में आप इतने पैसे कमा रहे हैं, तो 75,000 रुपए पर आवर आप अर्न कर रहे हैं। तो अब सिस्टम बंद हो गया यूजर की गलती की वजह से, तो दोस्तों बैंक को, बिजनेस को नुकसान हो रहा है। तो एप्लीकेशन का मतलब होता है 24/7 आपकी एप्लीकेशन नहीं रुकना चाहिए। तो हमने हर तरह से सिस्टम लिख ली, सारी लॉजिक लिख ली, सारे टेस्ट लिख लिए, लेकिन अनकंडीशनली कोई भी एरर रन टाइम पे अगर आ जाए तो हमारा सर्वर क्रैश ना करे। तो हम अपनी गलतियों की, यूजर की गलतियों को छुपाने के लिए हम फिर कुछ फंक्शन या कुछ फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखें, हमारे पास एक फाइल नहीं है, मैं कहता हूँ एक फाइल खोलो, ओपन, फाइल का नाम है abc.txt। तो जब यहाँ पे वो फाइल ही नहीं है और मैं कहता हूँ इस फाइल को खोलो, तो कहता है फाइल नॉट फाउंड। तो फाइल नॉट फाउंड का भी एरर आ जाता है। तो इस तरह बेशुमार हमारे पास एरर्स हैं, और वो एरर्स जनरेट हो सकते हैं यूजर की गलती की वजह से। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम दिया गया है उसे हम कहते हैं ट्राई कैच। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे सिंटैक्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लिख दो ट्राई। ऐसी कोई भी चीज जिसमें आपको अंदेशा है, आपको खदशा है कि इस लाइन को जब हम चलाएंगे, इस लॉजिक को हम चलाएंगे और यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं, तो इसमें वो कोई भी इनकरेक्ट अपनी वैल्यू डाल सकता है, जिसकी वजह से एरर जनरेट हो सकता है। तो जो भी आपकी लॉजिक है जिसमें एरर आ सकता है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट, ये कीवर्ड है। एक्सेप्ट के बाद वैसे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर एरर क्लास बता सकता हूं, एरर क्लास 1, एरर क्लास, ठीक है, एरर 2, एरर 3, जो भी उनकी क्लास है। वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं क्लास, ठीक है। तो एरर क्लास 2, ऊपर जितनी भी चीजें आप लोगों ने देखी है ना, फाइल नॉट फाउंड, ये एरर की क्लास है। की एरर, ये एरर की क्लास है। ठीक है, इसी तरह इंडेक्स एरर, ये एरर की क्लास है। तो आप चाहे तो पर्टिकुलर, आपको पता है यही एरर आ सकता है, तो डायरेक्टली आप एरर क्लास बताते हुए उसको हैंडल कर सकते हैं। ये भी ब्लॉक है, उसके अगेंस्ट क्या करना है। ठीक है, जब भी एरर चलेगा तो आपके पास ये वाला ब्लॉक चलता है। अच्छा, इसके अंदर इजाफी एल्स भी आप लगा सकते हो। अगर एरर नहीं आएगा तो ये वाला जो ब्लॉक है वो चलेगा। फाइनली
तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनल, ये हमारे पास सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स की मदद से आप तमाम की तमाम चीजें हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको थोड़ा थोड़ा हम लाइक एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाएंगे, एंड देन फाइनल हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अपनी एक्सेप्शन या अपनी क्लास भी बना सकते हैं एरर की। बाय द वे, अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, तो हम वो कोड तो लिखेंगे लेकिन उसको समझेंगे जो भी हम यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि एरर का पार्ट है एरर बनाना, तो वो हम करेंगे जरूर लेकिन समझेंगे नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक आएगा उसके बाद। अच्छा, अब दोस्तों इस सिंटैक्स के तहत हम थोड़ा सा काम करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ट्राई, और यहाँ पे कोई भी बंदा आके 7 डिवाइडेड बाय, फ्रेंड के अंदर लिखता हूं मैं 7 डिवाइडेड बाय 0, कंट्रोल एस, इसमें क्या मसला आ रहा है, ट्राई, ओके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आएगा तो फट जाएगा। एक्सेप्ट उसके साथ है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो एरर था वो कौन सा था, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो जीरो डिवीजन एरर ये क्लास का नाम है, विदाउट डबल कोटेशन डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिखा जाता है। या सबसे आसान तरीका ये है कि भाई पहले एरर जनरेट करवा लो। ठीक है, करने का तरीका बताओ। आपने कहा 7 डिवाइडेड बाय 0, एरर जनरेट हो गया, इस एरर को कॉपी करो, यहाँ पे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, पाकिस्तानी बन जाओ। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करवा लिया करो, सबसे बेस्ट है, याद स्पेलिंग हो या ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कहते वॉइस इशू हो रहा है आपका। हो, अच्छा अब सही में जी दोस्तों, इस्फहान आ रही है। यस सर, अभी अभी थोड़ी थोड़ी आवाज रुक आ रही रही है। है पर आप अटके हुए हैं HTML के अंदर। इस्फहान मुझे कंफर्म करिएगा मेरी वॉइस आ रही है। यस ये सर, अब अब ठीक सही है। आ रही है। ओके, अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमने सिस्टम बनाया है, ये आपके पास लॉजिक थी या कोड था। ठीक है, जहां पे हमें अंदेशा था कि यहाँ पे एरर आ सकता है। तो अगर अब देखो आपकी एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है ये इंटरप्रेटर है ना। ठीक है, आपने कहा लाइन नंबर 1, ठीक है, लॉजिक नंबर 1, और इसी तरह लॉजिक नंबर 2, और चलाइए ब्राउज़र को। कासिम भाई, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। जी ऐसे ही।
दोस्तों मैं कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ। आप सही है। जी सर। जी जी सर, जज़ाकल्लाह। मेरी वॉइस सही आ रही है अभी तक इस्फान? यस सर, यस सर। ओके, अच्छा चले हम यहाँ समझने देखिए यार, क्रैश का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है। आपने लाइन नंबर लॉजिक नंबर 1 2 और लॉजिक नंबर 3 के अंदर आपके एरर है, और लॉजिक नंबर 4 5 भी आपने लिखी है। जब आप अपना कोड चलाते हैं रन टाइम पे, ये यूजर की गलती की वजह से एरर आया, लॉजिक नंबर 1 2 और उसके बाद आ गया एरर। जैसे ही एरर आया उसके बाद की जो कहानी है वो नहीं चलेगी, यानी लॉजिक 4 और 5 नहीं चलेगी, क्योंकि इंटरप्रेटर है, जब तक वो गलती आप सॉल्व नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे रुक जाता है इंटरप्रेटर। तो अब क्या करें भाई, तो इसकी एक गलती की वजह से पूरी की पूरी बिजनेस लॉजिक, हमारा जो सर्वर है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम इसकी हैंडलिंग करेंगे। तो हैंडलिंग कैसे करेंगे दोस्तों, उसी लॉजिक को मैं यहाँ पे उठाता हूँ। अच्छा सीन क्या होता है कि आपकी जो भी गलती होती है, जो भी एरर आता है, आप उसको एज इट इज कोड को उठाओ, और जहां पे गलती आने का अंदेशा है वहां पे ट्राई का ब्लॉक लगा दो, और जिसमें लॉजिक में एरर आ सकता है उसको उठा के एक टैब आगे कर दो। इसके साथ लाजमी एक्सेप्ट लगता है। एक्सेप्ट के अंदर राउंड ब्रैकेट में, अच्छा सिंगल क्लास है तो डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, वैसे आप राउंड ब्रैकेट में लिखा करें टपल में, ताकि आप मल्टीपल क्लास भी लिख सके। और इसके बाद यहाँ पे लिख दें अच्छा दोस्तों, अब क्या होगा, ऊपर वाली आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी ब्रेक कर जाती थी, रुक जाती थी, क्रैश करती थी। लेकिन जब आपने ट्राई के अंदर वो लॉजिक लिख दी जिसमें एरर आने का अंदेशा है, और अगर एरर आ जाए तो उसके अगेंस्ट क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जब मैं ये कोड चलाता हूँ तो यहाँ पे बताता 0 डिवीजन एरर। अगर मैं यहाँ पे पास लिख दूं दोस्तों, तो क्या होगा कि अगर एरर आ जाए तो यूजर को कुछ पता ही चला, लेकिन आगे की लॉजिक चल जाएंगे। कल हमने पास सीखा था, तो अक्सर हमें एरर पे कुछ नहीं कराना होता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो यूजर जो वो बेचारा बार बार जीरो डालता रहेगा, जीरो डालता रहेगा, जीरो डालता रहेगा, और वो बोलेगा यार लॉजिक चल रही है लेकिन मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो गलती क्या कर रहा है। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। इस वजह से जो भी एरर आए उस एरर को डिस्प्ले करवाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया ताकि यूजर हमारा समझ जाए कि वो एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है, स्ट्रीमलीट को इस्तेमाल करने वाला है। हम पैकेजेस भी बनाएंगे दोस्तों। जब पैकेजेस हम बना के देंगे, पीआईसी का फंक्शनैलिटी दी हुई है, तो उसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्ट डेटा टाइप, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, मेथड्स हम बनाएंगे। तो हमारे रूल्स को अगर कोई भी ब्रेक करेगा तो हम एरर जनरेट करवाएंगे। तो इसलिए एरर जनरेट करवाना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम एरर खुद जनरेट भी करवाएंगे। अच्छा इसी तरह आपको लग रहा है, अब जरा कोड को हम डीप डाइव करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, याद रखिएगा आपने एक लिस्ट बनाई हुई थी, वो सारे के सारे एरर्स में यहाँ पे पास कर सकता हूँ। लाइक मैंने कहा डेटा, जिसको हम कहते थे L1 फॉर लिस्ट, इंटीजर की होगी, और यहाँ पे आपने कहा 1,2,3। अच्छा कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके कहता है इसी लॉजिक के अंदर प्रिंट, आपने कहा L1 स्क्वायर ब्रैकेट 20 या चलें 0। अब इस चीज को समझना होगा, यहाँ पे होता था इंडेक्स एरर। तो सबसे पहला रूल है कि भाई इंडेक्स एरर जरा जनरेट तो करवा लो। तो इंडेक्स एरर L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0, इंडेक्स एरर जनरेट हुआ 200। इस इंडेक्स एरर को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे आप टपल के अंदर पास कर दें। तो मल्टीपल एरर आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जरा इस कोड को पहले हम समझते हैं।
कि एक ट्राई के ब्लॉक में आपने 0 डिवीजन भी लगाया है और आपने यहाँ पे ये भी लगाया है। इसी तरह कोई वेरिएबल मैंने यहाँ बनाया हुआ नहीं, जैसे कि हमारे पास होता है एक्स वाई जी, एक्स वेरिएबल बनाया नहीं है तो कहेगा नेम एरर, अनडिफाइंड नेम, तो ये नाम आपने बनाया ही नहीं है। आप जब ट्राई कैच यहाँ है, यहाँ पे देखें प्रिंट एक्स वाई जी भी मैंने किया हुआ, और बेशुमार चीजें होती हैं। अब इसके के तरीके को आपको समझना है, फिर आप लॉजिक बेहतर लिख सकते हैं। ये चलता कैसे, कोड जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा, यानी ट्राई आपका स्टार्ट होता है लाइन नंबर 6, जैसे ही ट्राई के ब्लॉक में आप आते हैं, जिस लाइन में भी एरर होगा दोस्तों, उस लाइन से डायरेक्टली उठ के हमारा जो कर्सर है वो चले जाएगा आपके एक्सेप्ट के ब्लॉक में। एक्सेप्ट के ब्लॉक में जो भी मैसेज वो प्रिंट करवाएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर है ये, हमेशा फिर इससे आगे ही जाएगा। तो जब यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आपका आया था दोस्तों, तो इसने क्या किया, इस कोड पे इस लाइन से फौरन लाइन नंबर 7 से वो कर्सर मूव होता है लाइन नंबर 13 पे, और फिर वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। इस वजह से लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 9 के अंदर जो भी आपने लिखा है उसको उसने प्रोसेस ही नहीं किया। अच्छा, फिर इसको जरा हम 2-3 तरीकों से चला के देखते हैं कि भाई 0 डिवीजन एरर। अच्छा, फिर मैं इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट और मैं इस वाले को सही कर दिया, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इसका 0 इंडेक्स है तो ये भी आपका प्रिंट हो जाएगा। अब जो एरर आया होगा, अच्छा एरर तो आया होगा लेकिन जो काम होते जा रहे हैं वो आपको नजर भी आएंगे। तो यहाँ पे देखें लॉजिक नंबर 1, लॉजिक नंबर 2, डिवाइड बाय भी हुआ, इंडेक्स वैल्यू भी निकाली, लेकिन जब लाइन नंबर जो पर्टिकुलर हमारी है, इसको हम लाइन नंबर चेक कर लेते हैं, तो लाइन नंबर आपकी है 9, लाइन नंबर 9 पे जब आया तो यहाँ पे एरर आया था, इसके एरर की वजह से यहाँ से मूव हो जाए। तो एरर्स तो हमारे आ रहे हैं, इस एरर को हमने नहीं बताया हुआ, इस एरर को क्या पता इसकी वजह से आ रहा, हम पाकिस्तानी है ना, ये सोच रखे हैं। तो हमने इस एरर को भी हैंडल, हाँ इसको एरर को हमने हैंडल नहीं किया था, इसलिए हमारा कर्सर यहाँ पे रुक गया था, आगे वाली लॉजिक चली ही नहीं। तो जब मैं इस कोड को भी चलाता हूँ तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी भी एरर हैंडलिंग हो गई, नेम डिवीजन या अनडिफाइंड जो एरर था वो यहाँ पे नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूजर कोई भी काम करे उसको बोलता है 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों जी, कोई बताए, कोई भी गलती करो 0 डिवीजन एरर, जैसे आईटी वाले बेचारे करते हैं, उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ बोलेंगे यार रीस्टार्ट कर दो या विंडो करवा लो जी। एनीवन? सही है सर यही है, मतलब बेसिकली हमने मैं कहा कनेक्ट कि हूँ ना? कोशिश करो इस चीज को करने की, सही है। और आपने जी सर, कहा आप कनेक्ट हैं। एक्सेप्शन का, स्वाहान में एक्सेप्शन के, कनेक्ट हूँ। यस सर, आवाज आ रही है सर? ये आ रही है। सही है। तो जब हम ट्राई के अंदर कुछ लिखते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई इसको ट्राई करो, हमने एक चीज ट्राई करी, एक्सेप्शन की शॉर्ट फॉर्म है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्शन हमने बोला भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ 0 डिवीजन के ऊपर लगा दी, सही है, और उसके अलावा कोई एरर आएगा उसको तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो बोला अगर 0 डिवीजन एरर अगर इनके साथ है तो फिर क्या करना है, तो उस सूरत में तो ये खाली चलता है। लेकिन इसके अलावा कोई एरर हमारे ट्राई के ब्लॉक के अंदर आता है और हम उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, अगर हम उस एरर को हैंडल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर दूसरे एरर रेज हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारा कोड ब्रेक हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप डायनेमिकली आप एरर की टाइप ही नहीं बताओ कोई, और डायरेक्ट कॉलन लगा के और इसको क्या कहते हैं सारे एरर को एक साथ भी हैंडल कर सकते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी ने आपको बाहर भेजा, बोला भाई धनिया लेके आओ, पुदीना लेके आओ और मिर्ची लेके आओ, और बोला कि भाई धनिया धनिया नहीं मिले तो सही है खाली पुदीना ले आना, या फिर बोला कि टमाटर लेके आओ, सही है, और टमाटर नहीं मिले तो दही ले आना। तो एक चीज़ तो बता दी लेकिन धनिया और पुदीने का नहीं बताया, तो जब आपको नहीं पता होगा तो आप फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करूँ मैं। तो इस तरीके से इसकी लॉजिक चलती है। तो जो आप एक्सेप्शन को जब हैंडल कर रहे हो ना, कि अगर आपके पास टमाटर नहीं मिल रहे तो आपके पास, फिर हम इसके अंदर नीचे लाइन नंबर 11 पे बोल सकते थे कि भाई आप इसकी जगह दही यूज कर लो ऑल्टरनेटिव।
तो इस तरीके से हमारी एक्सेप्शन जैसे रियल लाइफ में चलती है यहाँ भी इसी तरीके से चलेगी। आई थिंक सर कासिम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए। आ जाएंगे, आ जाएंगे। सर मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ म्यूटेबल इम्यूटेबल के लिहाज से? जी पूछें। सर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है वो ये है कि जब भी कोई हम वेरिएबल बनाते हैं तो पाइथन में उसको वो एज ऑब्जेक्ट लेता है, और जितने भी इम्यूटेबल वेरिएबल है वो अगर कोई नया वेरिएबल बने विद सेम वैल्यू तो वो उसका रेफरेंस असाइन करता रहता है, और म्यूटेबल में जो है वो अगर सेम वैल्यू भी है तो जब लिस्ट बनेगी जिस तरह या डिक्शनरी बनेगी ये फ्रंट होगा। अब सर जो फंक्शन है हमारे पास वो भी एक वेरिएबल टाइप है, हमारे पास ना डेटा टाइप है पाइथन में। तो फंक्शन जो है वो हम अपेंड करके चेंज भी कर रहे थे, तो फंक्शन म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है पाइथन में? ये अच्छा सवाल है। मुझे इसका जवाब नहीं पता। सर इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कर लूं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, पहले तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये लिटरली आपने बड़ा ही जबरदस्त जो है ना पॉइंट रेज किया था। वाकई ये जब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस करेंगे ना तो डीबग में ये वो मसला आएगा। तो सर ये जो सर ने समझाया ना ये हमें समझ आ गया। मतलब जब आप न्यू असाइनमेंट करते हैं ना तो तब नई मेमोरी अलॉट हो जाती है, अदरवाइज आप सेम म्यूटेबल या वो इम्यूटेबल में असाइन करें ना तो सेम एड्रेस रहता है। सर अब पॉइंट ये है कि याद जैसे हमने बताया कि ये वाले कॉन्सेप्ट बुक्स में भी नहीं है, तो सर एक सजेशन है, व्हाई नॉट हम पेनवर्स डाओ या अपने पीएसी के कोई इस तरह का ब्लॉग वगैरह पब्लिश कर दें जिसमें ये डीप कॉन्सेप्ट हो डीबगिंग के, या अदरवाइज सर यहाँ अभी वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है। तो सर ये जिस तरह पहले फरहान ने और अभी सुफियान ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि अगर आप इनको यहाँ वीडियो के अंदर ही बता दें एक दफा ताकि वो रिकॉर्ड भी हो जाए कि कौन सी टाइप जो है ना वो म्यूटेबल है और कौन सी इम्यूटेबल है, तो बंदा इसको जो है ना वो याद कर ले। किया था और वो आपको रेफरेंस भी दे दिया जहाँ से डॉक्यूमेंटेशन का। कासिम भाई कहाँ चले गए? कासिम की स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन भी शायद हैंग हुई है। बिल्कुल ऐसा ही सर। सर बस वो इंटरनेट आज थोड़ा सा बता। हाँ कोई बात नहीं, ये तो मेरी पाकिस्तान आवाज में आ रहना रही है, है? पाकिस्तान में रहना है तो इन चीजों की जी आदत सर, होनी आ चाहिए। चलिए। मेरे ख्याल से फिर चले गए। देखिए हमने डिस्कशन किया था कि इम्यूटेबल जो चीजें हैं ना वो क्या है, इंट है, फ्लोट है, बुलियन है, टपल है, ये इम्यूटेबल है। और ये सारे इम्यूटेबल हैं। अब म्यूटेबल क्या है? कॉमन सेंस की बात है, सेट है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये क्या है? ये म्यूटेबल है, ये चेंज हो सकते हैं, इसकी वैल्यू जैसे अपेंड हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो ये था। सर एक सवाल था कि अगर हम एरर कोई भी पर्टिकुलर एरर पकड़ना चाहें तो हम जो एक्सेप्ट लिखा है उसमें हम ऑप्शन दे के पकड़ सकते हैं, मतलब लिखवाएं कि हम ये एरर आपकी इस वजह से हुआ है, मैसेज क्या मतलब? कन्वे। देखें आपने ये देखा ना जो एक्सेप्शन का जो उसने शॉर्ट फॉर्म लिखा ना, एक्सेप्शन ही पढ़ लेते हैं उसको। तो वो आपने कहा कि एक्सेप्शन उसके सामने उसका नाम लिख दें, फिर अगला वाले लिखे एक्सेप्शन उसका नाम लिख दें, तो जो भी एक्सेप्शन आएगा वो उसी के अंदर जाएगा। वो यूजर को नजर आएगा।
कि ये हमने ये गलत किया है इसलिए हमारा ये एरर आया है। हेलो, आवाज गई है या नहीं गई? नहीं यूजर को Second नजर copy नहीं है आएगा। इसकी। बेसिकली होगा ये कि जब आप एक्सेप्शन के अंदर हैंडलिंग करते हो ना, मिसाल के तौर पे आपके पास सर्टेन लाइफ में सिनेरियोज आते हैं कि जहाँ पे आपके पास कोई एक्सेप्शन आया थी, आप करने कुछ गए थे, सही है, लेकिन वो चीज़ मिलती नहीं है, सही है, तो उस सूरत में एक्सेप्शन के अंदर जो आपका कोड लिखा होगा ना, वो उस सूरत में रन होता है। एक्सेप्शन का कोड हर वक्त नहीं चलता। आपका अगर मिसाल के तौर पे ट्राई का ब्लॉक के अंदर जो आपने कोड लिखा वो सही चल रहा है, सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो एक्सेप्शन के अंदर जो कोड है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। एक्सेप्शन के अंदर का जो कोड है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब कोई एक्सेप्शन हैपन होती है, सही है। मिसाल के तौर पे आप मेरे सामने आए, सही है, मैंने सलाम किया, आप आगे से सलाम करोगे, एक तरीक़ेकार है। मैंने आपको मारा, रिटर्न में आपने मेरे को मारा, सही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इवेंट ड्रिवन होती हैं, समझ लो। तो एक्सेप्शन भी जब अकर होती है या एक्सेप्शन थ्रो करता है पाइथन, तो उसके बाद ही वो एक्सेप्शन के ब्लॉक के अंदर का कोड रन होगा। अदरवाइज अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं है, तो जितना भी कोड ट्राई के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एक और ब्लॉक होता है जो सर अभी पढ़ाएंगे, फाइनली। फाइनली का मतलब है जब सारा काम खत्म हो जाए तो फिर फाइनली रन होता है, सही है। फाइनली का मतलब हम सबको ही पता है कि फाइनल मैच होता है, ये होता है। तो फाइनली जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो फाइनली फिर हमारे पास रन होता है। तो एक्सेप्शन सिर्फ तब चलती है जब एक्सेप्शन अकर होती है। उसके अलावा एक्सेप्शन के अंदर आप 1000 लाइनों का कोड लिख दें, वो हर बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ था। मेरा ये था कि हम यूजर को कैसे बताएंगे कि आपने ये गलती की है, आपने सिंटैक्स गलत लिखा है या आपने डिवीजन कर दिया, यूजर को कैसे हाँ बताएंगे? हाँ, तो वो यही है कोड आप एक्सेप्शन के अंदर लिखेंगे। आपने मिसाल के तौर पे ट्राई किया, ट्राई में आपने उससे बोला भाई इनपुट डालो, ये डालो, फिर उसने मिसाल के तौर पे 0 डाल दिया, सही है, 0 को 7 से डिवाइड करवाने की उसने कोशिश करी। अब एक्सेप्शन आपकी ट्रिगर होगी। जब आपकी एक्सेप्शन के अंदर कोड चलेगा ना, वहां वो आप अपनी लॉजिक लिखोगे। हो सकता है एक्सेप्शन आई तो आप फिर से उस फंक्शन को रन करवा दो जिस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन आई थी, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है जिसमें आप अपने कोड को रिपीट कर सकते हो कि एक्सेप्शन के अंदर वापसी इनपुट मांग लो, सही है, जो कि अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन एक सिर्फ एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। या दूसरा तरीका ये है कि जो जिस फंक्शन के अंदर एरर आ रहा था या जिस ब्लॉक के अंदर एरर आ रहा था, आप उस ब्लॉक को वापसी चला दो कि वो आपसे इनपुट मांगे। या फिर आप कोई नोटिफिकेशन या पॉपअप शो करवा दो यूजर को कि आपने 0 डाला है, प्लीज यूज सम अदर नंबर देन 0 इफ यू वांट टू डिवाइड। तो इस टाइप का कोई भी आप एरर दे मैसेज दे हाँ, सकते हो उसको। ये जो पॉपअप या हम जो एरर पहुंचाएंगे तो ये हम लिखेंगे कहाँ? अच्छा, इसकी लॉजिक होगी ना। अभी तो हम फिलहाल कंसोल बेस्ड काम कर रहे हैं, अभी तो हम जीयूआई लेवल पे गए नहीं है। मिसाल के तौर पे आप फ्लास्क एप्लीकेशन के ऊपर अगर काम कर रहे होते हैं, सही है, तो वहां पे आपके पास, क्योंकि ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन है, आपके पास एक जीयूआई इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप वहां पे तो इस चीज को मैनेज कर सकते हो। अभी आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन में आप प्रिंट करवा दो, सही है, रीरन योर प्रोग्राम, सही है, एंड प्लीज डोंट यूज 0, इस टाइप का भी कुछ आप प्रिंट का फंक्शन एक्सेप्शन में चला दे तो एक्सेप्शन का ब्लॉक भी चल जाएगा आपका। थैंक यू। और दूसरी मेरे ख्याल चीज से ये कि एक्सेप्शन जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। जी जी। हाँ, एक्सेप्ट के इवन ब्लॉक भी डिफरेंट आप लगा सकते हो। एक्सेप्ट, फिर एक एक्सेप्शन हैंडल कर ली, उसका कोड लिख दिया, फिर उसके बाद फिर आप एक एक्सेप्शन खोल लो, फिर उसको अलग हैंडल कर लो। क्योंकि बाद अखात ऐसा तो नहीं है कि चार किसी की एक्सेप्शन के ऊपर आप एक ही कोड चलाना चाह रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे भी करो, आप मल्टीपल एक्सेप्शन के ब्लॉक भी लिख सकते हो। कासिम भाई की कोई खबर है? सर अभी आए थे, मेरे ख्याल में फिर वापस चले गए। फिर चलेगा, मेरे ख्याल से उनका कोई बिल्कुल ही इंटरनेट डाउन हो गया है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच। ओके। असफान भाई आप होस्ट हैं। अच्छा, सवाल में से लोगों ने करे हुए तो होंगे।
सवाल है किसी का? लाइव मेरे ख्याल में जी, मेरे ख्याल में लाइव को ऑफ कर देता हूँ, लाइव भी हाँ लाइव ऑफ करवा दें, अनम्यूट भी करना पड़ेगा। लाइव ऑफ करवा दें, फिर सवाल भी ले लेते सही। तो वेट करें, ये लाइव ऑफ होने के बाद जो है सबके सवाल ले रहे हैं, सबको अनम्यूट कर रहे हैं लाइव ऑफ राइट करने के बाद। लाइव ऑफ का सर वो इमरान करेंगे ना? आपके पास भी ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे, जो सामने लाइव लिखा हुआ है इसके बराबर में, यूट्यूब पे क्लिक करके देखो एक सेकंड ऊपर की तरफ।